बच्चों क्लास 9th गुड मॉर्निंग। आज हम आपको नागरिक शास्त्र के संविधान का निर्माण के विषय में चर्चा करेंगे। संविधान किसी भी स्वतंत्र देश का अपना एक संविधान होता है जिसमें देश के क्रियाकलाप, देश के कानून, देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजनीति आदि सभी बातों पर चर्चा की जाती है। आज हम इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे कि संविधान का निर्माण करना क्यों आवश्यक है और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्रकार हुआ, इस सभी विषय पर हम आपसे जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने भारत का संविधान। भारत का संविधान, सबसे पहले देखते हैं संविधान का अर्थ। संविधान का अर्थ, पहला पॉइंट, इसका मतलब है संविधान उस पुस्तक का नाम है जिसमें देश के कानून, कामकाज, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है। ये संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका मतलब होता है नियमों का लागू करना, कानूनों का लागू करना। किसी भी स्वतंत्र देश के लिए ये आवश्यक है कि हर देश का अपना एक नियमित संविधान हो, जिस में पुस्तक में देश की गतिविधियों के विषय पर जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा सकें और जो संविधान बने, जो कानून बने, वो इस प्रकार से बनाया जाए कि जिसमें अपने देश पर निवास करने वाले नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक आदि चीज़ों का बखूबी ध्यान दिया जाए। तो जिस पुस्तक में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, बताई जाती हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं। तो संविधान का निर्माण क्यों, कैसे और कब हुआ, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हेडिंग है संविधान सभा का गठन। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ, तो देश के नागरिकों को कानून बताने के लिए उनके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, इस विषय की जानकारी देने के लिए और संविधान का प्रारूप कैसा हो, इसका ढांचा निर्मित करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को की गई। जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
को अस्थायी अध्यक्ष। यानी कि 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन संविधान सभा की पुनः बैठक की गई और वो बैठक 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, यानी कि हमारे संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो 11 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठन किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारे संविधान के लिखने का काम प्रारंभ हो गया। हमारी संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, यानी कि हमारी संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389 और संविधान लिखने का काम प्रारंभ होता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत और पाकिस्तान नामक दो देश स्वतंत्र हो गए, यानी कि हमारी संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत और पाकिस्तान नामक दो देश अलग अलग स्वतंत्र हो गए, तो उनमें से जो 79 अर्थात 79 सदस्य, यानी कि जो 79 सदस्य थे, 79 सदस्य थे, वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए। भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। तो जब 79 था 79 सदस्य भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तो हमारी संविधान सभा में कुल बचे सदस्यों की संख्या 310 रह गई। यानी कि जब 79 सदस्य भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, तो हमारी संविधान सभा में मात्र 310 सदस्य ही शेष रह गए और ये 310 सदस्यों ने जो है संविधान लिखने का कार्य
प्रारंभ रखा। हमारे संविधान हमारे संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यानी हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ, अर्थात हमारा संविधान 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। लेकिन हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, अर्थात हमारा संविधान 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, लेकिन हमारे संविधान को 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसका कारण था, अगर संविधान निर्माता चाहते उसके कुछ कानून जो है 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से जो है लागू नहीं किया गया था। संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी सन 1929 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर अपने तिरंगे झंडे को फहराया था और पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, और ये कहा था कि जब तक हमारे देश में एक भी स्त्री, पुरुष या बच्चा जीवित है, तब तक इस संविधान या इस झंडे को झुकना नहीं चाहिए। उसी तारीख को याद रखने के लिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यदि हमारे संविधान निर्माता संविधान को 26 नवंबर 1949 को यदि लागू कर दिए होते, तो आज हम अपनी इस डेट को भूल गए, इस तारीख को भूल गए होते, या पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो मांग की गई थी, जो घोषणा की गई थी जिस तारीख को, उस तारीख को शायद आज हमारे देश के नागरिक भूल गए होते। इसी कारण इस तारीख को याद रखने के लिए हमारे संविधान को लागू करने में लगभग 2 महीने का समय डिले किया गया। बच्चों, आप ही बताइए, यदि आपका खाना पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया है, तो आप तो उस खाने को खाएंगे ना बेटा, कि 2 महीने बाद खाओगे? बोलो। यदि आपका खाना पूर्ण से बनकर तैयार हो गया है तो आप खाने को तुरंत खाओगे, 2 महीने खाना डिले नहीं करोगे।
है बात सही कि नहीं? बोलिए। हाँ, उस समय संविधान को लागू किया जा सकता था हमारे देश में, लेकिन समस्या यही एक बात की थी कि यदि 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया होता तो 26 जनवरी सन 1929 ईस्वी को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी, मांग की थी पूर्ण स्वराज, तो उस तारीख को आज हम भूल गए होते। इसलिए इस तारीख को याद रखने के लिए हमारे संविधान को लगभग 2 महीने डिले से लागू किया गया और इसी 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया गया। जो कि हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी की तारीख को अपने देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि हर विद्यालय में या हर सरकारी भवन पर तिरंगे झंडे को फहराया जाता है और लाल किले की प्राचीर पर हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा झंडे को फहराया जाता है। गणतंत्र, क्या बच्चों गणतंत्र का मतलब जानते हैं? गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारा देश आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही रूपों से पूर्ण स्वतंत्र है। हम किसी भी दूसरे देश के साथ संधि, समझौता या युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हम किसी के अधीन नहीं हैं। वैसे देश तो हमारा 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्र हो गया था, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे। उसका कारण जो हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है, जिसको हमारे देश का संवैधानिक मुखिया कहा जाता है। बच्चों किसको बोलते हैं मुखिया? अर्थात जो हमारे देश का संवैधानिक प्रधान है, अर्थात जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, जिसके हाथों में संपूर्ण देश की शक्ति, संपूर्ण देश की ताकत जिसके हाथ में होती है। हमारे देश की तीनों सेनाओं की ताकत जिसके हाथ में होती है। संपूर्ण देश के कानून जिसके हस्ताक्षर के बगैर या जिसके आदेश के बगैर कोई भी कानून हमारे देश में लागू नहीं होता है, उसी को संवैधानिक प्रधान अर्थात देश का मुखिया कहा जाता है। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन जो संवैधानिक प्रमुख था वो अंग्रेजों का गवर्नर बैठा हुआ था, जिसके कारण हम लोग पूर्ण रूप से अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानते थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान
लागू किया गया, देश को गणतंत्र घोषित किया गया, उसी समय हमारे देश के चुने हुए संवैधानिक राष्ट्रपति को उनके पद पर सुशोभित किया गया। तब से हम अपने आप को, अपने देश को पूर्ण स्वतंत्र मानते हैं और गणतंत्र घोषित करते हैं। हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इस प्रकार से हमारा संविधान सभा का जो गठन था वो संपन्न हुआ और हमारा देश पूर्ण आज़ादी की ओर बढ़ चला। अब अगला पॉइंट है प्रारूप समिति की स्थापना। अर्थात हमारे संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान बनकर तैयार हुआ, उसको लागू किया गया, लेकिन संविधान का प्रारूप कैसा हो, किस प्रकार का हो, इस बात को जांचने के लिए, इस बात को समझने के लिए, परखने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इनकी देखरेख में संविधान का ढांचा तैयार किया गया। हर जाति, हर वर्ग के हितों को ध्यान में रख करके कानून बनाए गए और उन कानूनों को देश में लागू किया गया, जिसके कारण किसी भी जात, धर्म के साथ कोई भेदभाव न किया जाए। कानून की नज़र में चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, सबको एक ही श्रेणी में रखा गया। अर्थात उस पर चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी पर कोई भेदभाव न हो और समान कार्य के लिए सबको समान जो है पारिश्रमिक दिया जाए। अर्थात जो कानून बने वो चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे एक गरीब ठेला लगाने वाला हो, यदि कोई गलत काम करते हैं, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे ठेला लगाने वाले का हो, लेकिन कानून की नज़र में दोनों एक ही जैसे अपराधी होंगे और कानून से दोनों को एक जैसे ही समान पाप के लिए समान दंड दोनों को ही दिया जाएगा। यह हमारे देश का संविधान था और यही कारण है कि हमारे देश में चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो,
कानून सबके लिए बराबर है। कानून ऊंच नीच, छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं करता। अगला है प्रस्तावना।